हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शाना नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना टक्कर और आज हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बहुत सिंपल चैप्टर है अगर इसको आप ध्यान से समझे तो। और इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है टेबल्स बनाए हैं, यानी कि फ्लो चार्ट बनाया है, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारी बुक्स में इसके फ्लो चार्ट नहीं बने हैं। अगर आप इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट बजट की एक डिफाइन लिखी है मैंने कि होता क्या है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट होता है वो एक एनुअल स्टेटमेंट है, जो कि हमें शो करता है कि गवर्नमेंट के कितने रिसिप्ट होंगे और कितने एक्सपेंडिचर होंगे, मतलब कितने खर्चे होंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करेगी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर आप लोगों को पता ही है क्या होता है। फिस्कल ईयर जब काउंट करने की बारी आती है तो फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये हमारा चलता है। तो आप इसको अपने स्कूल के सेशन से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, तो याद रहेगा आपको। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि गवर्नमेंट बजट का क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, तो इसका मतलब होता है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे इकोनॉमी के अंदर, तो उससे बजट कैन बी इफेक्टिव टूल टू इंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। अगर हमारे यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो चीजें आती है, एक तो आता है सब्सिडीज, एक आता है हमारा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर भी करना होता है गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जो बहुत हार्मफुल गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाने होते हैं ताकि इक्वालिटी आ जाए। यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो सब्सिडीज देनी है उसके लिए भी पैसा कहीं ना कहीं चाहिए ही होता है, तो वो हैवी टैक्सेस लगाते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना ही इन्फ्लेशन ना ही डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप लोगों को पता ही है, वो दोनों ही नहीं होने चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहती है। नेक्स्ट आता है बजट। बजट को अगर हम समझें तो हमारा जो बजट है, हम समझते हैं बजट के कंपोनेंट्स। बजट तो हम समझ गए, बट अब हमें समझना है कंपोनेंट ऑफ बजट। तो देखो, सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट समझे तो उसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है रेवेन्यू बजट, एक आता है कैपिटल बजट। तो आपको बस याद ये रखना है कि जो भी डिफाइन होगी उसके अंदर हमारे को रेवेन्यू के साथ में नीदर नॉर लगाना है, यानी एन से याद रखें, और कैपिटल जब भी आएगा उसकी डिफाइन में आपको आइदर और यूज करना है, मतलब ईओ याद रखना है, ठीक है। तो देखो, रेवेन्यू बजट दो टाइप से डिवाइडेड है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो रेवेन्यू में भी रिसिप्ट आती हैं और एक्सपेंडिचर आते हैं, कैपिटल में भी रिसिप्ट आते हैं और एक्सपेंडिचर आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं ये होता क्या एक्चुअल में। तो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, ना तो हमारी कोई भी एसेट कम होती है, मैंने यहाँ एरो बनाया, और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है, जैसे जीएसटी। आप लोग देखते हैं कि आप बर्गर खाने जा रहे हैं, पिज्जा खाने जा रहे हैं, वट कहीं भी जा रहे हैं और कोई सामान को खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इससे इस टैक्स से गवर्नमेंट की कोई भी ना तो एसेट कम हुई है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ी है। तो ऐसे चीजों को ही हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हो रहा है, ना तो उनकी कोई एसेट कम हो रही है और ना ही उनकी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, फिर भी उनको पैसा रिसीव हो रहा है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप से और फर्दर डिवाइडेड है, एक होता है टैक्स, एक होता है नॉन टैक्स। टैक्स में भी दो टाइप से और डिवाइडेड है, एक आता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को आता है। अगर नहीं आता तो आप सिंपल भाषा में समझ लें। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो इसका बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं होता है। जो पर्सन कमा रहा है, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये जो पर्सन इनकम, जिसकी इनकम अच्छी होती है वही टैक्स भरता है, तो ये शिफ्ट नहीं होता, उसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हमारा जीएसटी, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बर्गर पिज्जा वगैरह का, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आप लोग जाते हैं, सेलर आपसे टैक्स लेके गवर्नमेंट को भर देता है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इससे कोई भी एसेट जो है हमारी कम नहीं हो रही है। मतलब गवर्नमेंट की अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट कम हुई, ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ी, फिर भी उनको पैसा मिल रहा है, तो वही रेवेन्यू रिसिप्ट का ही पार्ट है।
और नॉन टैक्स कौन सी होती है? नॉन टैक्स में हमारे आ जाते हैं हमारे जितने भी इंटरेस्ट रिसीव, किसी भी चीज का इंटरेस्ट रिसीव होना, कोई प्रॉफिट होना, कोई फीस मिलना, ये सारी की सारी नॉन टैक्स का ही पार्ट है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो रेवेन्यू इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे ना तो हमारी कोई एसेट कम होने वाली है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ने वाली है। जैसे कि मान लीजिए, इसका एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे पेमेंट ऑफ सैलरी। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इंप्लॉयज को सैलरी दे रही है, पेंशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, ये सारी की सारी, जैसे डिफेंस सर्विसेज पे खर्चा करना, हेल्थ सर्विसेज पे, ये सारी चीजें करने पे भी गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट कम हुई और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ी, तो वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैपिटल बजट पे। कैपिटल बजट में भी दो टाइप से आता है, अब आपको याद ये रखना है, डिफाइन बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहाँ पे हम लोगों की एसेट पे फर्क पड़ेगा, यानी या तो एसेट कम होगी या लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि ईदर और है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो कैपिटल में दो टाइप से डिवाइडेड है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, तो कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करूं मैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे बोरिंग्स है, बोरिंग्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ रही है, हमारी कैपिटल रिसिप्ट का ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर बेसिकली हम लोग ये देखते हैं, या तो हमारी कोई एसेट क्रिएट होती है या फिर कोई लायबिलिटी कम होती है, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, या फिर अगर इसको एक और एग्जांपल से समझे तो रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग्स, जो हमने चीजें बोरो की थी, जो गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया था, अगर उसकी रीपेमेंट हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ समझेंगे बजट के टाइप्स। तो बजट के जो टाइप्स हैं वो तीन तरह के से होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट, और एक होता है डेफिसिट बजट, ठीक है। बैलेंस आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, जहां पर हम लोगों के जितने रिसिप्ट्स होते हैं उतना ही खर्चा होता है, मतलब जितने पैसे आएंगे उतना ही खर्चा करते हैं, तो उसे बोलते हैं बैलेंस बजट। उसके बाद आता है सरप्लस बजट। सरप्लस मतलब फायदे में, फायदे में कब होते हैं, जब हमारी रिसिप्ट ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होते हैं, मतलब रिसीव हम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर हमारे यानी खर्चे हमारे कम है। डेफिसिट बजट क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं और इतनी रिसिप्ट नहीं होती है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आर से मतलब है रिसिप्ट और ई से मतलब एक्सपेंडिचर, मैंने ये लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि आर ई मैम आपने क्या लिख दिया। मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, तो सबसे पहले बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट की डेफिसिट को, कमी को जो अगर मेजर करना है तो तीन तरीके से कर सकते हैं, इसके फॉर्मूलेज मैंने नीचे दिए। रेवेन्यू डेफिसिट को निकालने का फॉर्मूला होता है बेसिकली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आपको रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देना है, ठीक है। रेवेन्यू, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर देना, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को आपको माइनस कर देना है, जिसमें बोरिंग्स हमें इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि जो पैसा हमने बोरो किया है वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी जितना फिस्कल डेफिसिट है उसमें से जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में